जब लंच लेने जा रहा था, ठीक उसी समय ऑरलैंडो अपनी तलवार लेकर के पहुंच गया और चेतावनी दिया कि कोई भी भोजन को हाथ नहीं लगाएगा। जब ड्यूक सीनियर ऑरलैंडो को समझाता है तो ऑरलैंडो रिग्रेट करता है और बोलता है कि ठीक है, मैं एडम को अभी तुरंत यहीं पर लेकर के आ रहा हूं। एंड ड्यूक सीनियर प्रॉमिसेस हिम दैट दे विल नॉट टच द फूड टिल ही कम्स। और जैसे ही ऑरलैंडो वहां से जाता है, ड्यूक सीनियर बोलता है जैक्स से, जैक्स जो मेलंकलिक फिलोसोफर है, जो हर वक्त गंभीर रहता है, उदास रहता है, जिसे हर वक्त लगता है कि जिंदगी में अब कुछ नहीं हो सकता, तो ड्यूक सीनियर उसको बोलता है, thou seest we are not all alone unhappy। देखा जैक्स तुमने, दुनिया में सिर्फ हम ही लोग दुखी नहीं हैं। This wide and universal theater presents more woeful pageants than the scene wherein we play in। यह दुनिया एक विशाल थिएटर है। यह दुनिया, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। ये दुनिया एक विशाल थिएटर है जिसमें एक से बढ़कर के एक दुखद सीन नजर आते हैं। हम लोग जो दुखद सीन प्ले कर रहे हैं, उससे भी बड़े दुखद सीन नजर आते हैं। ये शेक्सपियर की खूबी है कि उसने अपने कई प्लेज में दुनिया की तुलना थिएटर से किया है और लोगों की तुलना, या हम लोगों की तुलना एक्टर्स एक्ट्रेसेस से किया है। उसके बाद जैक्स बोलता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पूरे प्ले में याद रखिएगा, और इससे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपको पूछ देगा। कम से कम एक बार तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, कुछ भी जरूर पूछेगा। तो जैक्स बोलता है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। शायद आप लोगों ने इसको कहीं पर पढ़ा होगा, किसी क्लास में ये पोएम पढ़ा होगा। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज नहीं पढ़ा है, ये आपसे जरूर पूछेगा। और ये फेमस लाइन किस प्ले से लिया गया है ये पूछेगा, किस एक्ट से लिया गया है, किस सीन से लिया गया है ये पूछेगा। तो जैक्स बोलता है कि सारी दुनिया एक स्टेज है, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, और हम सभी इस दुनिया रूपी स्टेज पर कलाकार हैं। वी आर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। अब देखिए तो इस लाइन में कितने सिलेबल्स हैं, एंड, वन, ऑल, टू, द, थ्री, मेन, चार, एंड, पांच, वी, 6, मन, 7, मियर, 8, ली, 9, प्ले, 10 और अर्स 11। 11 होना चाहिए था 10, क्योंकि शेक्सपियर जो था वो ब्लैंक वर्स में लिखता था। नेक्स्ट लाइन में चेक कर लीजिए तो, दे 1, हैव 2, देयर 3, एग्जिट्स 4, एंड 5, देयर 6, एन, ट्रेन, सेल्स तो 9 ही होता है। दिक्कत है। चलिए, तो जैक्स बोलता है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। सारी दुनिया एक रंगमंच है और सारे स्त्री और पुरुष सिर्फ कलाकार हैं। They have their exits and their entrances। इनका जिंदगी रूपी स्टेज पर प्रवेश होता है और निकास होता है। जिंदगी एक स्टेज है, जन्म के साथ हम इस स्टेज पर आते हैं और मृत्यु के साथ इस स्टेज से निकल जाते हैं। And one man in his time plays many parts। और एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में ढेर सारे रोल करता है। His acts being 7 ages। कुल कितने रोल करता है वो? 7। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। किसने बोला, किस एक्ट में बोला, किस सीन में बोला, किस प्ले से लिया गया है, किसको बोला और कितने रोल प्ले करता है? तो 7। एट फर्स्ट द इन्फेंट। सबसे पहले वह नवजात शिशु का रोल करता है। सबसे पहले वह नवजात शिशु का रोल करता है। सबसे पहले वो नवजात शिशु का रोल करता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स। जो रोता है, वॉमिट कर देता है। प्यूक मतलब वॉमिट कर देना,
दूध पिया और उलट दिया थोड़ा सा। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स, अपनी सेविका की बाहों में वो रोता है और प्यूक वॉमिट करता है। इन नर्सेस आर्म, अस्पताल वाली नर्स नहीं, वन हु ब्रिंग्स अप अ चाइल्ड, वन हु नरिशेस अ चाइल्ड। एक ऐसी महिला जो बच्चों की देखभाल का काम करती है, उसको बोलते हैं नर्स। हम लोग के यहां दाई बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले वो इन्फेंट का रोल करता है, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स, जो अपनी सेविका की बाहों में, सेविका की गोद में रोता है, वॉमिट करता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, उसके बाद वही स्कूल जाने वाला बच्चा बनता है, जो क्या होता है, स्कूल खुशी खुशी जाता है। ही वाइन्स, रोता हुआ अनिच्छा पूर्वक स्कूल जाता है कि आज नहीं जाएंगे तो कल से जाएंगे, आज होमवर्क नहीं हुआ है तो मास्टर साहब मारेंगे, जो भी हो, वाइनिंग स्कूल बॉय बनता है। विथ अ सैशल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, कंधे पर उसके उसका बैग रहेगा। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, बच्चे का चेहरा सुबह की धूप की तरह खिला हुआ। क्रीपिंग लाइक स्नेल, घोंघे की तरह रेंगता हुआ। अनविलिंगली टू स्कूल, वह अनिच्छा पूर्वक स्कूल की ओर जाता है। घोंघे की तरह रेंगता हुआ, पूछ देगा कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो सिमली, घोंघे की तरह रेंगता हुआ मतलब 15 मिनट स्कूल का रास्ता है, 1.5 घंटा लगेगा उसको स्कूल पहुंचने में, धीरे धीरे बेमन से जा रहा है। एंड देन द लवर, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो प्रेमी का रोल करता है, साइंग लाइक फर्नेस, ठंडी आहें भरेगा अपनी प्रेमिका को याद करके। उसके दिल में प्यार की अग्नि जलती रहेगी और ठंडी आहें भरेगी तो वह भट्ठी आग की और भड़क उठेगी। विद वोफुल बैलेट, दुख भरे गीत गाएगा। वोफुल बैलेट, दुख भरे गीत गाएगा। मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो, जो उसने अपने मिस्ट्रेस के आंखों की सुंदरता के ऊपर, भौं की सुंदरता के ऊपर लिखा है। देन अ सोल्जर, उसके बाद वह सैनिक का रोल करेगा, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्क। फिर वो सैनिक का रोल करेगा, बात बात में कस्में खाएगा कि दुश्मन के छक्के छुड़ा देगा तो उनकी गर्दन काट देगा, देश के लिए अपनी जान दे देगा। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, उसकी दाढ़ी अब निकल आएगी और पार्ड की तरह, पार्ड मीन्स लेपर्ड, तेंदुआ। अब तेंदुए की दाढ़ी कैसी होती है पता नहीं, तो उसकी छोटी सी दाढ़ी बढ़ी हुई रहेगी। जेलस इन ऑनर, दूसरों को सम्मान प्राप्त करते देख उसके मन में ईर्ष्या का भाव आएगा कि ये सम्मान तो मुझे मिलना चाहिए। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वेरल, बात बात पर तलवार खींच लेगा, झगड़ा कर लेगा। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, और क्षणिक प्रतिष्ठा, बबल रेपुटेशन, क्षणिक प्रतिष्ठा के लिए वह अपनी जान भी दे सकता है। तोप के मुंह के आगे भी खड़ा हो जाएगा वो, केवल उसको मालूम होना चाहिए कि इससे उसकी इज्जत बढ़े। एंड देन द जस्टिस, उसके बाद वह न्यायाधीश का रोल करता है। इन फेयर राउंड बेली, तोन थोड़ी सी निकली हुई, विद गुड केबल लाइन, शरीर तगड़ा थोड़ा सा, विद आईज सिवियर, आंखों में कठोरता का भाव, एंड बियर्ड फॉर्मल कट, और अब दाढ़ी उसकी बढ़िया से ट्रिम की हुई रही, बड़ा आदमी बन गया। फ्रॉम वाइस सोल्स एंड मॉडर्न इंस्टांसेस, यह न्यायाधीश बात बात में ज्ञान की बातें बोलेगा, अपने फैसले के समर्थन में उदाहरण पेश करेगा। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस तरह से वो अपना रोल करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर पैंटलून, छठी उम्र में वह लीन एंड स्लिपर पैंटलून, सकरी पतलून पहनेगा, टाइट पैंट पहनेगा। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, नाक पर चश्मा आ जाएगा। एंड पाउच ऑन साइड, कमर में उसकी छोटी सी थैली लटकी रहेगी, चाहे उसमें खैनी रखे, चाहे उसमें तंबाकू रखे, चाहे उसमें चूना रखे, चाहे उसमें सिगरेट रखे, जो भी रखे। His youthful horse, अपने पुराने दिनों के, जवानी दिनों के पुराने कपड़े निकाल करके पहन लेगा। वेल सेव्ड, जो उसने बचा करके रखे थे। अ वर्ल्ड टू वाइट शंक, जो कि उसकी दुबली पतली सूखी काया के लिए बेहद ढीला प्रतीत। आप अपने दादा को देखिएगा, कभी कभी अपना पुराना पैंट शर्ट निकाल करके पहन लेंगे, दादा तो दुबले पतले हो गए लेकिन पैंट शर्ट क्या हो जाएगा, ढीला।
and his big manly voice turning again toward childish trouble. उसकी मर्दाना कड़क आवाज बुढ़ापे में अब कपाने लगेगी, थरथराने लगेगी बच्चे की तरह। दो चार दांत टूट गए हैं, बोलेगा तो लड़खड़ा जाएगा। पाइप्स एंड विसल्स एंड साउंड, उसके मुंह से बातचीत करते समय हवा निकल जाएगी, सीटी की सी आवाज निकल जाएगी, क्योंकि आगे के दांत नहीं है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और उसकी जिंदगी का आखिरी दृश्य, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो इन तमाम घटनाओं के इतिहास का अंत करता है, इस सेकंड चाइल्डिशनेस, वह है दूसरा बचपन, एंड मियर ऑब्लिवियन। और उसकी स्मृति ह्रास हो जाती है, स्मृति समाप्त हो जाती है। बूढ़े आदमी को कुछ याद नहीं रहेगा कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो डिमेंशिया का शिकार हो जाएगा, भूल जाएगा। सेंसिटिव, और इस उम्र में पूरे दांत झड़ जाएंगे। सेंस आइज, आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी। सेंस टेस्ट, मुंह का स्वाद खत्म हो जाएगा। सेंस एवरीथिंग, और फिर वह इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा। तो ये 7 स्टेज है। सातों स्टेज याद रखिएगा। पहला स्टेज किस चीज का? पहला स्टेज कौन सा है? इन्फेंट। दूसरा स्कूल बॉय। तीसरा लवर। चौथा सोल्जर। पांचवा जस्टिस। छठा ओल्ड मैन या ग्रोन अप मैन। और सातवां सेकंड चाइल्डिशनेस, वेरी वेरी ओल्ड मैन। तो ये 7 रोल हैं। ये सातों आपको, इससे हर हालत में क्वेश्चन आएगा। इफ आई सेट अ क्वेश्चन, तो इसमें से हम अपनी बात करते हैं। अगर क्वेश्चन हम सेट किए, हर हालत में इससे क्वेश्चन पूछेंगे, हर हालत में पूछेंगे। तो जब हम हर हालत में पूछ सकते हैं, तो कोई भी पेपर सेटर रहेगा, वो भी हर हालत में पूछेगा। तो ये बोलता है, इतने में ऑरलैंडो एडम को लेकर के वहां पर पहुंच। ड्यूक सीनियर उन लोगों को बैठने के लिए बोलता है, वेलकम, सेट डाउन योर वेनरेबल बर्डन। तुम्हारे ऊपर जो बोझ है उसको जमीन पर रख दो। तो कौन है बोझ? इसको उठा करके लाया है एडम को, एंड लेट हिम फीड, और उसे खाना खाने दो। ऑरलैंडो बोलता है, थैंक यू मोस्ट फॉर हिम, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता। 2 लाइन नीचे, वेलकम फॉल टू, I will not trouble you as yet to question you about your fortunes. ड्यूक सीनियर बोलता है कि तुम खा पी लो, आराम कर लो, मैं अभी तुमसे तुम्हारे बारे में कोई प्रश्न नहीं करूंगा। और फिर अपने साथियों को बोलता है, गिव अस सम म्यूजिक एंड गुड कजिन सिंग। कुछ म्यूजिक का इंतजाम करो, गीत गाओ, मनोरंजन करो। याद रखिएगा, ये शेक्सपियरियन कॉमेडीज की खूबी है, देयर विल बी सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। तो ये चीज हम आपको बार बार याद दिलाएंगे, और कोट हम बार बार आपको करेंगे एज यू लाइक इट, बिकॉज आई हैव टॉट यू ओनली एज यू लाइक इट। आप लोग वापस पढ़ लीजिएगा जाकर के, एलिजाबेथन कॉमेडी, एलिजाबेथन ड्रामा पढ़ाए हैं ना, उसको पढ़ लीजिएगा। और फिर एक सॉन्ग होता है, और ये भी एक फेमस सॉन्ग है। ये भी पूछ देगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। वो विंटर विंड को बोलता है कि बहो और तेज बहो विंटर विंड। तो विंटर विंड क्या है? प्लेजेंट है कि अनप्लेजेंट है? अनप्लेजेंट है। Thou art not so unkind as man's ingratitude. जब तुम बहती हो तो ठंड लगती है, चुभता है, बुरा लगता है, लेकिन तुम एक एहसान फरामोश आदमी से बुरी नहीं हो। कोई दोस्त धोखा देता है, कोई रिश्तेदार धोखा देता है, तो वो ज्यादा तकलीफ देती है सर्द हवा के बनिस्बत। Thy tooth is not so keen because thou art not seen. तुम्हारे दांत यानी चुभने वाले दांत इतने तीखे नहीं हैं जितने की, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते हैं। Although thy breath be rude, तुम्हारी हवा भले ही तेज है, ठंड लगती है, चुभता है शरीर में, लेकिन फिर भी किसी एहसान फरामोश व्यक्ति के व्यवहार से तुम बढ़िया हो।
हे हू सिंग हे हू अनटू द ग्रीन हॉली। इस प्रकार से ये लोग गीत गाते हैं। तो ये ब्लो ब्लो द विंटर विंड जो है ये बेहद फेमस पोएम है। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीलिंग। आगे बोलता है कि अधिकांश दोस्ती जो है फीलिंग दिखावा होता है। मोस्ट लविंग मियर फॉली। और जितना प्यार होता है अधिकांशतः गलतियां होती हैं हमारी। तो आप लोग इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। शेक्सपियर आज नहीं 400 साल पहले ये बता चुका है। अधिकांश दोस्ती जो है वह दिखावटी होती है, अपना अपना मतलब निकला और फिर आपके दोस्त चल दिए। और अधिकांश प्रेम जो है वह हमारी गलतियां होती है। And hey ho, the holly, the life is most jolly. Freeze, freeze, thou bitter sky. सर्दी से आसमान जम जाए। तो आसमान क्या जम जाए? आसमान कैसे जमेगा? आसमान कैसे जमेगा? बेहद सर्द हवा हो जाएगी, बेहद सर्द हवा हो जाएगी। The dust not bite so nigh. लेकिन तुम इतना तीखा नहीं काटती हो as benefits forget. इतना बुरा नहीं चुभती हो जितना कि ऐसे व्यक्ति का व्यवहार जिस पर कोई एहसान किया गया हो, जिसको कोई लाभ पहुंचाया गया हो और वह लाभ भूल जाए। सारी जिंदगी आप किसी को कुछ कर दीजिए और वो बोल दे कि ऐसा करना तो आपका फर्ज था, कौन सा एहसान किया। आप खुद बोलते हैं माँ बाप सारी जिंदगी मरे जा रहे हैं आपके लिए और एक मोबाइल नहीं खरीद दिया आपको, तो माँ बाप को बोल दिए कि पैदा किए हैं तो करना ही होगा। बोलते नहीं बोलते हैं? हाँ कि ना? नो सर। आप नहीं बोलते हैं। आपके आसपास वाला कोई बोलता है? हाँ सर, बहुत सुने ऐसा। बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो जब बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका मतलब आप भी बोलते होंगे। आप चूंकि पढ़े लिखे हैं इसलिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। आप भी बोलते होंगे, मतलब क्या कि हम राहुल का ही नाम ले लिए जी। आप भी बोलते हैं मतलब क्या? आपके उम्र के बच्चे मेरा एज का ये सर। तो क्या बोल देता है? कोई क्या बोल देता है? 99.9% बोलता है। तुम भी बोलते होगे तो कबूल थोड़ी रहे हो अभी। कबूलना भी नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि लोग लाइक दूसरे को मीन्स हम लोग किसी पर्सन को दूसरे को के डीड से थोड़ी जज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है कि चलिए बच्चे नहीं बोलते हैं माँ बाप को, आप किसी का कुछ भला कर दीजिए, उसको उस भलाई को भूलने में कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है? बहुत कम। और आपको हमेशा याद रखिएगा, किसी की भलाई आप कर रहे हैं तो रोज उसकी भलाई करनी पड़ेगी। 24 घंटा से ज्यादा उसको भलाई याद नहीं रहेगी। 24 घंटा से ज्यादा याद नहीं रहेगी। तो खैर ये सॉन्ग है। Though thou the waters warp, the sting is not so sharp. ठंडी हवा की चुभन इतनी शार्प नहीं है as friend remember not, जितनी चुभन किसी दोस्त की याद नहीं करने पर होता है। उसके बाद ऑरलैंडो और एडम बतलाते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में कि वे लोग कौन हैं। जब सारी बात ड्यूक सीनियर सुन लेता है तो ड्यूक सीनियर बोलता है, इफ thou were the good सर रोलैंड सन, अगर तुम सर रोलैंड के पुत्र हो, as you have whispered, जैसा कि तुमने बोला, faithfully you were, जैसा कि तुमने बोला, तो तुम मेरे लिए बहुत ही अजीज हो, तुम मेरे बेहद प्रिय हो। ये सुनकर के ड्यूक सीनियर प्रसन्न हो गया कि उसके पुराने वफादार लॉर्ड सर रोलैंड दी बोइस का पुत्र उनके साथ आकर के रह रहा है। अंतिम दो लाइन इसी डायलॉग का देखिए, गिव मी योर हैंड, तुम मुझे अपना हाथ दो। दो लाइन और ऊपर से देखिए, गुड ओल्ड मैन, ओ एडम, ओल्ड मैन बूढ़े को बोलता है, ओ एडम, thou art right, welcome as thy master is, तुम्हारा स्वागत
वैसे ही जैसे कि मैं तुम्हारे मास्टर सर रोलैंड का स्वागत करता। सपोर्ट हिम बाय द आर्म, उसे सहायता देकर के उसे खड़ा करो। गिव मी योर हैंड एंड लेट मी ऑल योर फॉर्चून्स अंडरस्टैंड। तुम मुझे अपना हाथ मेरे हाथों में दो, मैं तुम्हारे दुख तकलीफ खुशियों को समझना चाहता। इसका मतलब अब एडम और ऑरलैंडो किसके ग्रुप में रहेंगे? ड्यूक सीनियर के साथ रहेंगे। एक्ट 3 सीन 1 पर है। इधर ड्यूक फ्रेडरिक है, ओलिवर है, लॉर्ड्स है। अब तलाश शुरू हो रही है किसकी? रोजालिन भाग गई है और रोजालिन के साथ साथ कौन भाग गई? सीरिया। रोजालिन के साथ साथ सीरिया भी भाग गई। Not see him since. फ्रेडरिक बोल रहा है कि वो देखी नहीं गई है तब से। पिछली रात बिस्तर पर दोनों सोई हैं और उसके बाद से गायब है। तो वही फ्रेडरिक बोल रहा है, नॉट सी हिम सिंस, तब से तुमने उन्हें देखा नहीं है। सर दिस कैन नॉट बी। वो अपने लॉर्ड्स को बोल रहा है कि ना, अपने सिपाहियों को बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बट वर आई नॉट द बेटर पार्ट नीड मर्सी, आई शुड नॉट सीक एन एब्सेंट आर्गुमेंट ऑफ माय रिवेंज दाउ प्रेजेंट। वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है और मैं इस बारे में कोई आर्गुमेंट नहीं सुनना चाहता। बट लुक टू इट, खोजो दोनों को हर हालत में खोजना ही होगा। बट लुक टू इट, फाइंड आउट दाई ब्रदर वेयरसोएवर ही इज। अपने भाई को खोजो। सॉरी, दरअसल डांट रहा है फ्रेडरिक ओलिवर को कि तुम नहीं जानते हो अपने भाई के बारे में कि कहां चला गया है। ये नहीं हो सकता है, खोजो उसको जहां कहीं भी हो। सीक हिम विद कैंडल, मोमबत्ती लेकर के खोजो, चाहे टॉर्च लेकर के खोजो। ब्रिंग हिम डेड और लिविंग, उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाओ। विद इन दिस 12 months, कितने दिन का समय दिया? 1 साल का। 1 साल के अंदर अपने भाई को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके ले आओ। ड्यूक फ्रेडरिक ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक को फीड कर दिया गया है कि जहां कहीं भी वो दोनों लड़कियां गई होंगी वो लड़का अवश्य साथ होगा। और अगर ऑरलैंडो मिल गया तो दोनों लड़कियां मिल जाएंगी। और टर्न डाउन नो मोर टू सीक अ लिविंग इन आवर टेरिटरी। और अगर तुमने अपने भाई को पकड़ करके नहीं लाया 2 महीने 1 साल के अंदर, तो फिर तुम इस राज्य में रहने लायक नहीं हो। Thy lands and all things that thou dost call thine were seized to be seized into our hands. और अगर तुम ऐसा करने में असफल रहे तो तुम्हारी जमीन और वो सारी चीजें जिसे तुम अपना कहते हो हम जब्त कर लेंगे। Till thou canst quit thee by thy brother's mouth of what they think against thee. तो ये चेतावनी देता है। ओलिवर बोलता है, oh that your highness knew my heart in this. वो अपने दिल की बात बोलता है कि आप मुझको जानते हैं, आप मेरी भावना को जानते हैं। I never loved my brother in my life. मैंने अपने भाई से कभी प्रेम नहीं किया, मैंने अपने भाई को हमेशा शत्रु माना है। मुझे सचमुच में कुछ पता नहीं है कि मेरा भाई कहां चला गया है। ये बोलता है। तो फ्रेडरिक बोलता है, मोर विलन दाउ, तब तो तुम और बड़ा भारी दुष्ट होगी। कैसे? कि तुम्हारा भाई है तो तुम उससे प्यार क्यों नहीं करते हो? ये फ्रेडरिक बोल रहा है जिसने अपने भाई को निकाल दिया। और बात तो ठीक बोल रहा है कि अगर भाई है तो तुमको पता होना चाहिए। वेल, पुश हिम आउट ऑफ डोर्स, इसको धक्का दे करके बाहर कर दो और उसके बाद ये अपने भाई को खोज करके लाएगा। अब ये भाई को खोजने जाएगा, भाई मिलेगा क्या? मिलना तो नहीं है भाई, तो ये भी कहां पहुंचेगा? जंगल में सर। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। अब हम लोग किसी ने प्रश्न किया था मेरे ख्याल से पिछली क्लास में, क्या एग्जैक्टली प्रश्न था हमको याद नहीं आ रहा है। इम्प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। अब ऐसा कैसे हुआ कि सारे के सारे लोग बस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही पहुंच गए? तो नाटक में इन चीजों को स्वीकार करना पड़ता है। नाटक में इन चीजों को स्वीकार करना पड़ता है। इसके लिए एक टर्म है, वो टर्म अब हमको इमीडिएटली याद नहीं आ रहा है, कहीं पर कभी ना कभी अवश्य पढ़ाएंगे उस टर्म को। नेगेटिव कैपेबिलिटी बोलते हैं संभवतः उसको। तो हम देख लेंगे कि एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं। अभी कोई किताब भी हमको नजर नहीं आ रही है जिसमें हम तुरंत देख करके आपको बता दें।
संभवतः उस शब्द को नेगेटिव कैपेबिलिटी बोलते हैं जो कीट्स ने कहा था। और इसके अनुसार जब कोई राइटर कुछ लिखता है या जब कोई राइटर किसी बात को प्रेजेंट करता है तो हम उसको कितना कम विरोध किए हुए स्वीकार कर ले, और जितनी आसानी से स्वीकार कर ले तो उतना अच्छा राइटर के लिए है और राइटर उतना अच्छा है। हमें स्वीकार करना ही होगा। अब जैसे हम लोग बोल देते हैं कि पिक्चर में हीरो पर गोली चला तो हीरो को एक भी गोली नहीं लगा और हीरो एक गोली चलाया तो विलन मर गया। ऐसा कैसे होता है भाई? लेकिन होता तो है और हम उसको खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी इसी को संभवतः नेगेटिव कैपेबिलिटी ही है। कभी पढ़ेंगे हम, हमको याद नहीं रहा, व्यस्त रहे हम पिछले 2-3 दिन तक, इसलिए हम खोज नहीं सके, पढ़ नहीं सके। रहा है ट्यूब के साथ। अब तो खान ऑरलैंडो बोलता है लिंक टूट जाएगा तो कनेक्ट हो जाइएगा वापस। आदित्य क्यों हैंड रेस किए हुए हुई? आदित्य यस सर। हैंड क्यों रेस्ड है तुम्हारा? डाउन करते। डाउन करो। हाँ। अब ये बताओ फिर से कि कौन कौन ऑफलाइन में नहीं आना चाहते? कौन कौन ऑफ? ऑरलैंडो जो है वह प्रेम में परेशान है और प्रेमी सबसे पहले क्या करता है? प्रेमी अगर प्रेमिका से बिछड़ जाए तो क्या करता है? आप लोग बेहतर बता सकेंगे। याद करता है। कैसे? व्हाट्सएप मैसेजेस देख के सर। व्हाट्सएप का डीपी जूम कर करके देखता है, ये करता है। हमको कहां से पता चल गया? तो आप ही लोग पुराने बैच वाले ने बताया होगा या उसके पुराने वाले बैच ने बताया होगा। उसके बाद मैसेजेस भेजता रहेगा, सामने से प्रेमिका या प्रेमी रेस्पॉन्ड करे या ना करे, मैसेजेस भेजते रहना। तो ऑरलैंडो भी मोटे तौर पर उस समय आज से 400 साल पहले भी यही कर रहा है। व्हाट्सएप तो था नहीं, तो वो कविताएं लिख रहा था, प्रेम की कविताएं लिख रहा था। हैंग देयर माय वर्ड्स, उधर जाकर के मैं अपने गीत को टांग देता हूं, प्रेम गीत को टांग देता हूं। कहां? नोटिस बोर्ड पर। जंगल में नोटिस बोर्ड तो था नहीं, तो पेड़ों पर टांग देता हूं मैं। इन विटनेस ऑफ माय लव, अपने प्यार के प्रतीक के तौर पर। एंड दाउ थ्राइस क्राउन्ड क्वीन ऑफ नाइट, थ्राइस क्राउन्ड क्वीन ऑफ नाइट, चांद के बारे में बोल रहा है। एंड दाउ मून सर्वे विद दाई चेस्ट आई फ्रॉम दाई पेल स्फीयर अबव, और चांद को बोलता है कि तुम वहीं आसमान से देखो, द हंट्रेसेस नेम, कि मेरा शिकार किस शिकारी ने किया है उसका नाम पढ़ो तुम। तो इस तरह से वो पेड़ पर अपनी कविताएं टांग रहा है। इतने में वहां पर कोरिन और टचस्टोन आते हैं। याद रखिएगा, टचस्टोन फिलोसॉफिकल क्लाउन है, तो हमेशा वो ऐसी बातें करेगा जिसमें विट और ह्यूमर हो। लेकिन टचस्टोन के साथ एक दिक्कत है कि टचस्टोन बड़ी लंबी लंबी बातें करता है और पूरा डायलॉग पढ़ जाइएगा, कोई विशेष मतलब उसमें कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा, वे सिर पैर की बातें करता है। लेकिन टचस्टोन को जानबूझ करके इंट्रोड्यूस किया गया है इस प्ले में 2-3 मकसद से। नंबर 1, टू क्रिएट विट एंड ह्यूमर। ऐसे विट एंड ह्यूमर को क्रिएट करने का काम इस पूरे प्ले में रोजालिन ने खुद ने किया। दूसरा काम कि कोई स्कीम रिवील करना हो, चाहे कुछ करना हो, इस तरह की बातें शेयर करना हो, तो वो टचस्टोन के माध्यम से किया जाता है। तो टचस्टोन और कोरिन आपस में बातें कर रहे हैं। कोरिन कौन है? शेफर्ड, जिसने मदद किया था रोजालिन को वहां पर कॉटेज और शीप परचेस करने में। इन दोनों के डायलॉग से आगे निकल जाइए, मेरे ख्याल से पेज नंबर 34 पर आइए।
एंटर रोजालिन। रोजालिन वहां पर आती है रीडिंग अ पेपर। उसके हाथ में एक कागज है। कौन सा कागज होगा? प्रेम पत्र। प्रेम पत्र नहीं होगा, वो कविता जो कि ऑरलैंडो ने पेड़ों पर टांग दिया है। रोजालिन उसको कविता को पढ़ रही है। फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्टर्न इंडिया, पूर्व से पश्चिम तक, नो ज्वेल इज लाइक रोजालिन। रोजालिन जैसी खूबसूरत कोई भी लड़की नहीं है। हर वर्थ बीइंग माउंटेड ऑन द विंड, उसकी खूबियों को हवा अपने साथ उड़ा करके दूर दूर ले जा रही है और संदेश दे रही है। थ्रू ऑल द वर्ल्ड बेयर्स रोजालिन, और रोजालिन की गुणों को पूरी दुनिया में फैला रही है। ये सारी बातें अपना कविता में लिखा हुआ है। टचस्टोन इस कविता को सुनता है तो बोलता है, आई विल राइम यू सो 8 years टुगेदर। ये बकवास कविता है, किसने लिखा है पता नहीं। हम 8 साल तक लगातार ऐसी कविता लिख सकते हैं। डिनर्स एंड सपर्स एंड स्लीपिंग, ये 3 टाइम छोड़ दीजिए तो बाकी हम लगातार कविता लिख सकते हैं। घटिया घटिया कविता है। इट इज द राइट बटर विमेन्स रैंक टू मार्केट। एक घटिया कविता है। ये दूध बेचने वाली महिला सबके लिए, बटर वीमेन मतलब डेयरी मेड सबके लिए लिखी गई कविता है। घटिया कविता है। रोजालिन को ये बात पसंद नहीं आई। भाई उसके प्रशंसा में कोई कविता लिख रहा है और टचस्टोन इस तरह की बातें करे तो उसको कोई बहुत विशेष पसंद नहीं आया। 8-10 लाइन 12 लाइन नीचे देखिए, इतने में सीरिया वहां पर। रोजालिन बोलती है टचस्टोन को, प्लीज चुप हो जाओ। हियर कम्स माय सिस्टर, मेरी कजिन आ रही है रीडिंग। उसके हाथ में भी कुछ है। स्टैंड साइड, किनारे खड़े हो जाओ। सीरिया भी कविता पढ़ते आ रही है। दरअसल जंगल में कई पेड़ों पर ऑरलैंडो ने अपनी कविताएं टांग दी है। Why should, कविता पढ़ रही है, why should this a desert be? इस जगह को जंगल क्यों कहना चाहिए? For it is unpeopled, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं है। No, tongues I will hang on every tree, मैं हर पेड़ के ऊपर अपनी जीभ टांग दूंगा। जीभ नहीं टांग दूंगा, कविता टांग दूंगा। That shall civil saying so, somehow brief the life of man runs this erring pilgrimage. तो इस तरह से वो अपनी प्रेम कविताएं टांगता है। बहुत ज्यादा इन कविताओं पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए कि दिस बुक इज फुल ऑफ म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। रोमांटिक कॉमेडी की खूबी होती है कि उसमें म्यूजिक एंड सॉन्ग्स होंगे। कोरिन और टचस्टोन वहां से चले जाते हैं। अब यहां पर केवल दोनों बहनें रह जाती हैं। मेरे ख्याल से हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोग इमीडिएटली कनेक्ट होइए। तो फीट ज्यादा है, वो थोड़ा सा टोंट करती है कि हाँ 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 घटिया कविता लिखी गई है। तो इसी तरह की ये लोग दोनों आपस में बातें करते हैं। कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है कि सचमुच में कविताएं बेहद घटिया है, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है। बस प्रेमी का प्रेम पत्र आया है तो कजिन को क्या बोलेगी? कजिन को यही ना बोलेगी कि कौन लड़का है, बेहुदा लड़का है, घटिया लिख दिया है, तो ऐसा कर दिया है, तो वैसा कर दिया है। तो वही बात ये बोल रही है और ऐसा कुछ भी नहीं। इन दोनों के बीच बातें होती है। अल्पना कुमारी को क्या हो गया, एंट्री नहीं मिल रहा है। हाँ, उसके बाद 7-8 लाइन नीचे देखिए, सीरिया का डायलॉग है। ट्रो यू who have done this, क्या तुम्हें पता है कि ऐसा किसने किया है? रोजालिन बोली कि इज इट अ मैन, कोई आदमी किया है क्या? रोजालिन को नहीं पता है कि किसने किया है। सीरिया बोलती है एंड चेन, हाँ एक आदमी ने किया है और उसके गले में एक चेन है। कौन सा चेन? दैट यू वंस वोर, वो चेन जो किसी समय तुम पहना करती थी। अबाउट हिज नेक, मैंने उसके गले में देखा है। चेंज योर कलर, क्या बात है रोजालिन, तुम्हारे चेहरे का रंग बदलता जा रहा है। कौन सा चेन? सर रेसलिंग के दौरान रेसलिंग के तुरंत बाद रोजालिन ने ऑरलैंडो को अपने गले का चेन दिया। हमेशा याद रखिए, नाटक में कुछ भी होता है तो उसका सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं बाद में अवश्य रहता है। आप सीरियल्स देखते हैं, आप फिल्म देखते हैं, तो कोई ना कोई सिग्निफिकेंस जरूर है। कोई भी छोटी घटना रहेगी तो आप जान जाइए कि अब आगे 2 सीरियल के बाद, चाहे 3 सीरियल के बाद, चाहे आधा घंटा के बाद कुछ ना कुछ जरूर होना। रोजालिन बोलती है, आई प्रे दी हु, कौन
है वो? Oh Lord, Lord, it's a hard matter for friends to meet, but mountains may be removed. मुश्किल है दो दोस्तों का मिलना, लेकिन भूकंप से पहाड़ भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे दो दोस्तों को मिलाने के लिए, दो प्रेमियों को मिलाने के लिए। इस तरह की ये लोग लंबी चौड़ी बातें करते हैं। हमको नहीं बहुत ज्यादा मन लगता है ये सब सीन पढ़ाने में। हो सकता है कि मेरी उम्र हो गई हो, इसलिए इन डायलॉग्स में हमको कोई मन नहीं लगता। आप लोग पढ़िए, शायद अच्छा लगे। 5-6 लाइन नीचे। गुड माई कॉम्प्लेक्शन, डज दाउ थिंक दो आई एम कंपैरिजन लाइक अ मैन, आई हैव अ डबलेट। अब रोजालिन को ये चिंता है कि अगर ऑरलैंडो सामने आ भी गया उसके, तो क्या ऑरलैंडो उसे पहचानेगा? नो सर, डिस्गाइज पहचान नहीं सकता है, बिकॉज रोजालिन इज डिस्गाइज्ड एज अ मैन। क्योंकि रोजालिन वेश बदले हुए है और एक पुरुष की तरह बोलती है आई हैव अ डबलेट। डबलेट एक गारमेंट का नाम है, एंड होज गारमेंट का नाम है इन माई डिस्पोजिशन। मैं पहनी हुई हूं कपड़े पुरुषों के, पता नहीं वो मुझे पहचान सकेगा कि नहीं पहचान सकेगा। इस तरह की बातें करता है सीरिया। बाद में फिर वो स्पष्ट करती है 4-5 लाइन नीचे, इट इज यंग ऑरलैंडो, कि मैं मिली थी उस व्यक्ति से, वो ऑरलैंडो है, दैट ट्रिप्ड अप द रेसलर्स हील्स, जिसने की रेसलर को हराया था, एंड योर हार्ट, और जिसने तुम्हारे दिल को भी हराया था, बोथ इन एन इंस्टेंट, क्षण भर में। नहीं, बट द डेविल टेक मॉकिंग, स्पीक सैड ब्राउ एंड ट्रू मेड। वो बोलती है कि तुम सीरियसली बतलाओ और सच बतलाओ मेरी बहन कि क्या वो ऑरलैंडो ही था। तो सीरिया बोलती है इन फेथ कॉज इट्स ही। तब वो बोलती है सीरियसली कि हाँ मैं उसी से मिल करके आ रही। तो लाइन नीचे, Alas the day, what shall I do with my doublet and hose? मैं अब इन कपड़ों का क्या करूं? What did he when thou sawest him? वो क्या कर रहा था जब तुमने उसको देखा था? What said he? वो क्या बोल रहा था जब तुमने उसको देखा था? How looked he? जब तुमने उसे देखा तो वो कैसा दिखाई दे रहा था? Wherein went he? किस ओर गया वो? What makes he here? वो जंगल में क्यों आया है? Did he ask for me? क्या वो मेरे बारे में पूछ रहा था? Where remains he? वो कहाँ रहता है? How parted he with thee? और जब तुमसे अलग हुआ तो वो किस ओर गया? And when shall thou see him again? और तुम उससे दोबारा कब मिलोगी? Answer me in one word. एक शब्द में मुझे उत्तर दो। ये संभव है एक शब्द में उत्तर देना इतने प्रश्नों का? नो सर। कोशिश ही क्या उत्तर हो सकता है? सीरिया बोलती है यू मस्ट बोरो मी गारगेंटुआस माउथ फर्स्ट। तुम्हारे इतने प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देने के लिए मैं गारगेंटुआ होती तभी हो सकता था। गारगेंटुआ एक काल्पनिक जीव है जिसके बारे में बोला जाता है कि जिसके 100 सर होते हैं, हाइड्रा हेडेड होता है। तो इतने प्रश्नों का जवाब तो गारगेंटुआ ही दे सकता था। तो इस तरह से वो बोलती है। रोजालिन फिर पूछती है बट डथ ही नो दैट आई एम इन दिस फॉरेस्ट? क्या वो जानता है कि मैं इस जंगल में हूं? एंड इन मैन्स अपैरल, और पुरुषों के वस्त्र में, लुक्स ही एज फ्रेशली एज ही डिड द डे ही रेसल। क्या वो वैसा ही फ्रेश दिखाई देता है जैसा कुश्ती के दिन दिखाई दे रहा था? तो इस तरह से ये दोनों बहनें आपस में बातचीत करती हैं। रोजालिन बेहद एक्साइटेड है कि उसका प्रेमी इस जंगल में आ गया। सामने से नजर आता है, सॉरी, ऑरलैंडो और जैक्स आता है। रोजालिन वहीं पर है। इट्स ही, अरे ये तो वही है। स्लिप बाई, मैं छुप जाती हूँ एंड नोट हिम, और इन दोनों को देखती हूँ ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो ये दोनों अपना आपस में बातचीत करते हुए आ रहे हैं। जैक्स बेहद नाराज है ऑरलैंडो से कि ऑरलैंडो ने जंगल के पेड़ों को चौपट कर दिया है। पेड़ों पर कविता टांग टांग करके तुमने पेड़ों को चौपट कर दिया है, जंगल को चौपट कर दिया है, और ऐसा मत करो। ऑरलैंडो बोलता है कि मैं तुमसे पूछ करके क्यों करूं? 4 लाइन नीचे देखिए, जैक्स का डायलॉग है, आई प्रे यू मार नो मोर ट्रीज। अब और ज्यादा पेड़ों को चौपट मत करो विथ राइटिंग लव सॉन्ग्स ऑन देयर बार्क्स। उनकी छाल पर, उनकी तने पर
अपने प्रेम गीत लिख लिख करके। ऑरलैंडो बोलता है आई प्रे यू मार्क नो मोर ऑफ माय वर्सेस विद रीडिंग देम इल फेवर्डली। वो बोलता है कि मेरा तुमसे आग्रह है कि मेरी कविताओं को तुम चौपट मत करो, घटिया ढंग से पढ़कर। ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, बस बात रोजलिन इज योर लव नेम, तुम्हारी प्रेमिका का नाम रोजलिन। मुझे ये नाम पसंद। सब फोन कर दो थी। ऑरलैंडो जवाब देता है, there was no thought of pleasing you when she was Kristen। जब उसका नाम रखा गया था तो तुमसे भैया वो पसंद आएगा कि नहीं आएगा। What stature is he of? She of? उसका स्टेचर क्या है? स्टेचर कर्काठी हो सकता है, just as high as my heart, मेरे दिल के बराबर है। इस तरह की बातें दोनों के बीच चल रही है। अब फिर देखिए इम्प्रोबेबिलिटी, नाटक में जो इम्प्रोबेबिलिटी होता है। रोजालिन का नाम सुनकर के जैक्स को कुछ दिमाग में खटकना चाहिए कि नहीं खटकना चाहिए? यस सर। क्योंकि जैक्स के ड्यूक सीनियर की बेटी है रोजालिन, लेकिन जैक्स तो ऐसा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है कि वो रोजालिन को जान रहा है। उसको तो पूछना चाहिए क्या है, महाराज की बेटी है, तुम कैसे नाम जानते, तुम कौन होते हो उससे प्रेम करने वाले? लेकिन ऐसा कुछ नहीं जैक्स बोल। तो दीज आर इम्प्रोबेबिलिटीज जो कि नाटकों में होता है, जो कि नाटकों में होता है। अब देख लीजिए एक आध और इम्प्रोबेबिलिटी का हम आपको उदाहरण देते। एक गाना सुनते होंगे, अभी तुरंत याद आ गया तो हम आपको बता दें। एक पुराना गाना है, ठंडी हवाएं लहरा के आंचल, इस तरह से गाना है। तो हवा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। तो हवाएं कैसे हो गई? संभव है? बहते हुए पानियां बोल दें तो ये इन इम्प्रोबेबिलिटीज को आपको एक्सेप्ट करना। रोजलिन सीरिया से बोलती है असाइट। अब असाइट का पहली बार प्रयोग हुआ है। ये एक टेक्निक है। स्टेज पर रोजालिन जोर जोर से बोल रही है सीरिया से। जोर से इसलिए बोल रही है कि क्या बोल रही है ये दर्शक सुन ले, और स्टेज पर मौजूद है ऑरलैंडो भी, लेकिन ऑरलैंडो नहीं सुने। ये है टेक्निक असाइड का। I will speak to him like the saucy lackey। मैं उससे बातचीत करती हूँ एक दिल लगी करने वाले लड़के की तरह। And of that having played a knave with him, और इस तरह से उसके साथ में एक दुष्ट लड़के की तरह मजाक करूंगा। You hear फॉरेस्टर, ओ जंगल के निवासी इधर सुनो। ऑरलैंडो बोलता है very well, what would you? हाँ बोलो क्या बात है? I pray you, what is it o'clock? क्या समय हुआ है? टाइम ऑफ डे। ऑरलैंडो बोलता है कि हम लोग जंगल में हैं, मेरे पास घड़ी नहीं है। तुम्हें पूछना चाहिए था कि दिन का कौन सा वक्त चल रहा है, सुबह है, दोपहर है या शाम है। टाइम हम कैसे बता दें कि 1:30 हो रहा है? There's no clock in the forest। जंगल में तो घड़ी नहीं है। रोजालिन बोलती है then there is no true lover in the forest। इसका मतलब जंगल में कोई सच्चा प्रेमी नहीं है। else sighing every minute and groaning every hour would detect the lazy foot of time as well as a clock। जंगल में कोई सच्चा प्रेमी नहीं है। अगर सच्चा प्रेमी होता तो एग्जैक्ट टाइम बतला देता कि क्या वजह है, क्योंकि वह हर मिनट ठंडी आहें भरेगा, हर घंटे कराहेगा, तो एग्जैक्ट टाइम उसको बता देगा। And why not the swift foot of time? वो तेजी से बीतते उस समय के बारे में क्यों नहीं बता सकता है? Not that being as proper। तुम लेजी टाइम बोल रही हो, लेजी फुट ऑफ टाइम, तो तुम स्विफ्ट फुट ऑफ टाइम क्यों नहीं बोल रही? तेजी से समय बीतता हो। तो रोजालिन बोलती है, बाय नो मीन्स टाइम ट्रेवल्स इन डाइवर्स
Spaces with diverse persons. समय अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरीके से चलता है. I'll tell you. Who time ambles with all? Who time trots with all? Who time gallops with all? कि किसके साथ समय धीरे चलता है, किसके साथ समय तेजी से चलता है, और किसके साथ समय चलता ही नहीं. Amble, trot, gallop और स्टैंड्स, ये सभी चलने के मूवमेंट हैं. ये चलने के मूवमेंट. एम्बलिंग किसको कहते हैं? आप थके कदमों से धीरे धीरे बिना किसी मकसद के, बिना किसी लक्ष्य के चले जा रहे हैं. कहां जा रहे हैं नहीं पता. अगर आप कहीं जा रहे होते हैं तो तेज कदमों से चलते हैं, लेकिन जब आप थके हुए होते हैं और ऐसे ही टहल रहे हैं बेमकसद, तो आप एम्बल करते हैं. थोड़ी सी रफ्तार तेज होती है तो उसको वॉकिंग बोलते हैं, ट्रॉट बोलते हैं. गाय जब उछलती कूदती है नहीं, उसको स्ट्रट बोलते हैं. ट्रॉट थोड़ा सा और मूवमेंट होता है तेज, फुदकना जिसको बोलते हैं. गैलप, घोड़ा कैसे चलता है तेजी से, तो उसको गैलपिंग बोलते हैं. तो ये सब चलने के मूवमेंट है. राइट, रेडी. Who doth he trot with all? किसके लिए समय ट्रॉट करता है? ट्रॉट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, ये गूगल सर्च करो. गूगल सर्च करो, देखो ट्रॉट का एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है, तो फिर ज्यादा समझ में आ जाएगा. भूखंड सर. So exactly means मध्यम गति. धीरे धीरे चलता है. घुड़सवारी देखते हैं, दुल की चाल. घुड़सवारी में घोड़ा बहुत धीरे धीरे चलता है. एक चाल उसकी रहती है धीरे धीरे, उसी को ट्रॉट बोलते हैं. तो रोजालिन बोलती है मैरी, it trots hard with a young mate between the contract of her marriage and the day it is solemnized. समय बड़ी धीरे धीरे बीतता है उस लड़की के लिए जिसका एंगेजमेंट हो गया है और शादी जो है कार्तिक महीना में होगा. सावन में एंगेजमेंट हो गया और शादी कार्तिक में. तो उस लड़की के लिए एंगेजमेंट से शादी का टाइम बड़ी मुश्किल से बीतता है. If the interim be but a 7 night, भले ही एंगेजमेंट और शादी के बीच 7 दिन का गैप हो, लेकिन समय बड़ी तेज मुश्किल से बीतता है. टाइम स्पेस इज सो हार्ड दैट इट सीम्स the length of 7 years. ये 7 दिन का समय उस लड़की को लगता है जैसे 7 साल बीत रहे. Who ambles time with all. और समय धीरे किसके लिए चलता है? With a priest that lacks Latin. उस priest के लिए जिसे लैटिन नहीं आती. तब लैटिन नहीं आती, पंडित जी को संस्कृत नहीं आती, तब दिक्कत ना है. And a rich man that hath not the doubt. और एक अमीर आदमी के लिए जिसको कोई बीमारी नहीं है. For the one sleeps easily because he cannot study. अब पंडित जी सोए हुए हैं मस्ती से क्योंकि संस्कृत आती नहीं, तो संस्कृत का अध्ययन नहीं कर सकते हैं. पादरी को लैटिन आती नहीं है तो किताबें पढ़ नहीं सकता है. अमीर आदमी भी अपना मस्ती से सोया हुआ रहता है, जीवन बिना किसी कष्ट के बिता रहा है, कोई बीमारी है. तो इनके लिए भी समय आसानी से बीतता है. Who doth he gallop with all? समय तेजी से किसके लिए बीतता है? With a thief to the gallows for though he go to so softly as foot can fall. उस चोर के लिए जिसे फांसी की सजा मिली है, कितना भी धीरे कदम से फांसी के तख्ते तक जाएगा, उसको लगेगा कि समय तो बड़ी तेजी से बीत गया है. And who stays it with all? और समय बिल्कुल ठहर किसके लिए जाता है? तो बोलती है with lawyers in the vacation. छुट्टियों में वकीलों के लिए समय बिल्कुल ठहर सा जाता है. जैसे अभी का समय, कोरोना हो गया है, लॉकडाउन हो गया है, कोर्ट खुला नहीं है, वकील साहब बेचारे क्या करेंगे, दिन भर जो समझ में नहीं आता है वकील साहब. तो इस तरह से बातें करता है. वर्ल्ड वैल्यू यू बोल रखे, तुम कहाँ रहते हो? विद दिस सेफोर्डेस माय सिस्टर, अपनी बहन के साथ रहती हूँ. Here in the skirts of a forest, जंगल के किनारे, like fringe upon a petticoat. जंगल के किनारे. Are you the native of this place? क्या तुम यहीं की रहने वाली हो?
as the coney that you see dwell where she is kindled. हाँ, बोलती है कि हाँ मैं यहीं के रहने वाली, यहीं पालन पोषण बड़ी हुई हूँ, सब मैं यहीं हूँ। ये भी छोड़ दें।